नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन चैनल के माध्यम से मैं रजनी तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पल्लवन के विषय में, जिसे बोला जाता है एम्प्लीफिकेशंस। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बात की थी संक्षेपण के विषय में, जिसमें हमने आपको बताया था कि किसी गद्यांश को जब संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है और मूल बातों को ले लिया जाता है और अनावश्यक बातों को छोड़ दिया जाता है तो उसे हम संक्षेपण कहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं पल्लवन की परिभाषा, उसके प्रमुख तत्व, उसकी प्रमुख तत्वों की व्याख्या करते हुए हम भावार्थ और पल्लवन के बीच में जो अंतर होता है और व्याख्या और पल्लवन के बीच में जो अंतर होता है, इन सभी के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आज हम जान पाएंगे। तो आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बात करते हैं पल्लवन की। पल्लवन का अर्थ किसी सूत्रबद्ध विचार या भाव को विस्तार से प्रस्तुत करना ही पल्लवन कहलाता है। किसी वाक्य, कथन, सूक्ति, मुहावरे या कहावत के भाव को एक अनुच्छेद में स्पष्ट करने की क्रिया को विस्तारण, विशदीकरण या पल्लवन कहते हैं। मित्रों, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि पल्लवन को किसी अन्य नाम के माध्यम से भी आपके प्रश्न पत्र में शामिल किया जा सकता है। कोई सूक्ति दी जा सकती है और कहा जा सकता है इसका विशदीकरण कीजिए या विस्तारण कीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पल्लवन के अन्य नाम हैं, विस्तारण अथवा विशदीकरण। अंग्रेजी भाषा में पल्लवन के लिए एम्प्लीफिकेशन शब्द आता है। यह संक्षेपण का विपरीत रूप है। अगर बिल्कुल साधारण बात में अगर हम समझें तो संक्षेपण का विलोम जो होगा वह पल्लवन होगा। पल्लवन में किसी वाक्य, कथन, सूक्ति, मुहावरे या कहावत को एक अनुच्छेद में इस प्रकार स्पष्ट किया जाता है कि जिससे उसका संपूर्ण अर्थ प्रकट हो सके। इस संदर्भ में एक दो उदाहरण या प्रमाण भी दिए जा सकते हैं। इस प्रकार पल्लवन किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए अनुच्छेद के रूप में एक लघु निबंध, जिसे हम मिनिएचर ऐसे बोल सकते हैं। इसका आकार न तो बहुत छोटा होता है और न ही बहुत बड़ा होता है। इसमें व्यक्ति, विचार सुसंबद्ध होते हैं। वाक्य में आए हुए सूत्रों का सही अर्थ ग्रहण करने की चेष्टा पल्लवन करते हुए की जाती है। इस प्रकार किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को हम पल्लवन कहते हैं। तो यह थी पल्लवन की परिभाषा और उसका अर्थ। अब हम बात करेंगे पल्लवन यानी एम्प्लीफिकेशंस के जो प्रमुख तत्व होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, घटक, उनके विषय में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला है आकार। पल्लवन एक अनुच्छेद या पैराग्राफ का होता है। इसकी शब्द संख्या 100 से 125 के बीच में होनी चाहिए, यानी इससे अधिक शब्द संख्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा हमारा तत्व है मूल भाव की रक्षा। पल्लवन कथन के भावों की रक्षा में समर्थ होने चाहिए। उनमें विषयांतर को बिल्कुल स्थान नहीं दिया जाना चाहिए, यानी जो मूल कथन हैं उनके भाव सदैव बने रहने चाहिए। मूल कथन से विपरीत या मूल कथन से हटकर कोई भी बात उसमें बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत नहीं होनी चाहिए। तीसरा हमारा बिंदु है संश्लिष्टता, अर्थात पल्लवन के रूप में अनुच्छेद सुसंगठित होना चाहिए। उसमें विचारों में, यानी उसके जो विचार होंगे उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए और पूरा का पूरा अनुच्छेद संश्लिष्ट होना चाहिए, यानी क्लिष्टता उसमें नहीं होनी चाहिए। चौथा प्रमुख तत्व है सरलता एवं स्पष्टता, जो कि प्रत्येक कामकाजी हिंदी का हम कोई भी फील्ड ले लें, सब में वो आवश्यक है। चाहे संक्षेपण है, चाहे
टिप्पणी लिख रहे हैं हम, चाहे हम लोग आवेदन पत्र लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रारूपण कर रहे हैं, सभी में सरलता और स्पष्टता तो होनी ही चाहिए। पल्लवन में भी विशेष कर होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम एक सूक्ति का विस्तारीकरण कर रहे हैं, अतः स्पष्टता तो होनी ही चाहिए और भाषा शैली भी सुबोध और सरल होनी चाहिए। अब हम जानते हैं पल्लवन और व्याख्या में क्या अंतर होता है। साधारणतः हम कम बुद्धि लगाकर यह मान बैठते हैं कि पल्लवन जो है वो व्याख्या का दूसरा नाम है और हम उसमें बड़ा चढ़ाकर अपने मन की बातों को पेश करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पल्लवन और व्याख्या दोनों में सन्निहित भाव अथवा विचार का विस्तार होता है, किंतु पल्लवन में जहाँ केवल निहित भाव या विस्तार होता है, वहाँ व्याख्या में प्रसंग, निर्देश और आलोचना के साथ टीका टिप्पणी भी की जाती है। पल्लवन में ये विशेषताएं नहीं होती हैं, मतलब पल्लवन में आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं डाल सकते, कोई भी टीका टिप्पणी, आलोचना या आलोचनात्मक व्याख्या आप उसमें किसी की नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पल्लवन और भावार्थ में अंतर। भावार्थ और पल्लवन में भी विशेष अंतर होता है। इन दोनों में मूल भावों को स्पष्ट किया जाता है, किंतु भावार्थ में भाव विस्तार को एक निश्चित सीमा में बांधा जाता है, जबकि पल्लवन में ऐसा कोई बंधन नहीं होता है। पल्लवन में जहाँ मूल और गौण दोनों प्रकार के निहित भावों एवं विचारों को ग्रहण किया जाता है, वहाँ भावार्थ में मूल कथन के केंद्रीय भाव को ही ग्रहण करने की चेष्टा की जाती है। अब हम बात करते हैं पल्लवन के मुख्य नियम अथवा उसकी विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता क्या है कि सबसे पहले जब हम पल्लवन करें तो ये ध्यान रखना है कि नीचे जो भी अवतरण यानी जो उद्धरण हमें दिया गया होगा, चाहे वह वाक्य हो, सूक्ति हो, लोकोक्ति हो अथवा कहावत हो, उसे ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना होगा और उसमें सन्निहित संपूर्ण भावों को आत्मसात करने का हमें प्रयास करना होगा। दूसरी इसमें प्रमुख विशेषता यह है कि तब मूल विचार या जो भी उसके मूल भाव हैं उनको समझने की और आत्मसात करने की हमें चेष्टा करनी होगी। फिर तीसरा है कि मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद एक एक कर सभी निहित विचारों को एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करना चाहिए, ताकि कोई भी भाव या विचार छूट न जाए। उसके बाद हमें सबसे पहले अंतर करना होगा कि इसमें मूल विचार कौन सा है और गौण यानी प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, कौन अति आवश्यक है, कौन उसके बाद के नंबर में आएगा, और फिर इन्हें हमें क्रमबद्ध से लिख भी लेना चाहिए। चौथा है अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि में यथास्थान अलग से कुछ उदाहरण और प्रमाण भी दिए जा सकते हैं। पांचवा, पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, यानी अपनी आवश्यकता से अधिक बुद्धि दिखाने का हमें प्रयास नहीं करना चाहिए। सूक्ति में, वाक्य में जो बात लिखी गई है केवल उतना ही हमें पल्लवन में उसका विस्तार देकर लिखना है। अपने आप से मिला जुला कर कुछ ऐसा नहीं जोड़ना है। कुछ उदाहरण हम दे सकते हैं, उसके माध्यम से उसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, उसकी व्याख्या करके आलोचनात्मक स्वरूप उसको हम नहीं दे सकते हैं। पल्लवन की रचना सदैव अन्य पुरुष में होनी चाहिए, यानी प्रथम पुरुष एक वचन में वह कभी नहीं लिखा जाना चाहिए। आठवां है भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता होनी चाहिए, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाव अत्यंत सरल होने चाहिए। इसमें अलंकृत भाषा अपेक्षित नहीं है, यानी तरह तरह के रस और अलंकार का प्रयोग करते हुए उसे पूरी तरह से उसको काव्यात्मक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सातवां है पल्लवन में व्यास शैली का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसमें मूल भावों या विचारों को विस्तार पूर्वक लिखा जाना चाहिए। एक प्रश्न यह भी है, यह उनके लिए उपयोगी है जो टीजीटी पीजीटी उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। एक प्रश्न यह भी उठता है उनके लिए कि व्यास शैली में सर्वाधिक निबंध किसने लिखे हैं। तो अगर आपको उत्तर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला है पल्लवन के लिए शब्द संख्या निर्धारित की गई हो तो अनुच्छेद की परीक्षा कर उसका उचित पालन किया जाना चाहिए। 11वां है अनुच्छेद का व्याकरण की दृष्टि से भी परीक्षण कर लेना चाहिए। उसमें
से व्याकरण संबंधी जो दोष हैं उनको निकाल दिया जाना चाहिए। 12वां और अंतिम जो हमारा इसका विशेषताएं हैं वह यह है कि अंत में इन विवेचित परिच्छेदों या विषय वस्तु को उचित स्थान पर एवं शुद्ध रूप से लिख दिया जाना चाहिए। इस प्रकार यह पल्लवन करते समय ध्यान देने योग्य कुछ प्रमुख बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम बहुत अच्छा पल्लवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने पल्लवन का अर्थ और पल्लवन के प्रमुख तत्व, पल्लवन एवं व्याख्या में अंतर और पल्लवन करते वक्त ध्यान देने योग्य कुछ विशेष बातों के विषय में चर्चा की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पल्लवन के कुछ नमूनों को लेकर आएंगे और उन पे हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा होगा। तो आप अपना सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और नियमित रूप से वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।